मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? बताओ स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? आप थोड़ा सा ऐसे बैठो, थोड़ा सा उधर होकर बैठ जाओ बस बस। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करें क्या? जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे उनको मैं पहले ही बता देता हूँ, कमज़ोर दिन वाले बच्चे इसको ना देखें। बेकार में डीमोटिवेट हो जाओ मोटिवेशन की अपेक्षित, है ना। कमज़ोर दिल का मतलब ये है कि जिन्होंने पूरा नहीं पढ़ा होगा और अचानक से जेई का पेपर में बैठने वाले होंगे और सोच रहे होंगे कि बस निकलेगा जेई अपना वन शॉट, तो वो ना देखें भाई, है ना। अभी ना देखें, इसको कवर कर लें उसके बाद देखें। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग देखिए भाई। हैं, मैंने क्या काम किया है, मैंने जीओसी के जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या मैं बोलूँ अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो एक अच्छे बच्चे को लगा लेने चाहिए, उस टाइप के अरेंजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बिल्कुल सिमेट्रिकल ऑर्डर में पढ़ाएंगे और डेटा भी आप लोगों को क्लियर करके ही देंगे सारा, राइट। तो बस थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा अपने आप पर, थोड़ा सा मुझ पे, बस। चलिए जी शुरू करें भाई, स्टार्ट कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स को जो कि जनरली जीओसी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, मतलब पढ़ा ही नहीं जाते, और बेसिक टर्म्स को सिखा दिया जाता है। ये टॉपिक जो है बच्चे से स्किप हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। एक रूल है जिसका नाम है ब्रेथ रूल, सभी जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा। ब्रेथ रूल ने क्या बोला था वो मैं सीधी सीधी भाषा में आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला था कि ब्रिज हेड कार्बन पर, किस पर? ब्रिज हेड कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। आगे बात समझ में, क्या नहीं होती? sp2, यानी कि कार्बन सेंटर मस्ट बी नॉन प्लेनर, sp3 हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू BR यानी कि ब्रेथ रूल, प्लेनरिटी कांट बी अचीव एट द ब्रिज हेड बिफोर 8 मेंबर्ड रिंग। 7 मेंबर तक ऐसा देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 8 मेंबर आ जाए तो ऐसा देखना पॉसिबल है कि जो ब्रिज हेड वाला कार्बन है वो भी क्या दिखाने लगे? प्लेनरिटी शो करने लगे। बोलो गेम समझ में आती है आप लोग? चलो अब बहुत ध्यान से आप देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग चीज़ों को समझेंगे। सी, ये मैंने एक कंपाउंड बनाया आप लोगों के लिए, दिखाई दे रहा होगा। इसमें इस वाली पोजीशन को और इसको ध्यान से देखो। सर ये बेसिकली है क्या भाई? ये एक कंपाउंड है ऐसे कार्बन वाला, और इसके एक कार्बन से मैंने जॉइंट कर दिया है दूसरा मॉलिक्यूल। तो इस वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड। अब इस कार्बन की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन चेक कराऊँ आप लोगों से, तो सिग्मा 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 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp3। ये कभी भी sp2 नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट ये है। आगे बात समझ में, क्योंकि रिपल्शन फैक्टर यहाँ पर जाग जाएगा। यहाँ आ जाइए, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, अगेन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई? इसका सेंस क्या है? इसका सेंस है सर प्लेनरिटी के मतलब प्लेनर का मतलब sp2 कार्बन सेंटर नहीं बनेगा। सी, यहाँ आ जाओ, ये कंपाउंड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या आप लोग ब्रिज हेड कार्बन पहचानने में सक्षम हो? देखो ये तो एक सीधी सी बेल्ट है जो आपको दिखाई दे रही है, इसके एक कार्बन से ऐसे जॉइंट करा दिया दूसरा एटम, ऐसे रिंग बना दिया। क्या फील कर पा रहे हो आप लोग? तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला कार्बन भी ब्रिज हेड है और ये वाला कार्बन भी क्या है? ब्रिज हेड। आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए किसी के भी, तो आप कहेंगे सिग्मा 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 सिग्मा। अगर किसी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है तो मैं बोलूँगा सर ये प्लेनरिटी तो नहीं शो कर रहा, नॉन प्लेनर sp3। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? चलो सर, यहाँ तक तो बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। सर इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? एक बार फिर से कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ब्रिज हेड वाला कार्बन है, अगर उस पर कोई कैटायन है, कोई फ्री रेडिकल है या कोई नेगेटिव चार्ज है, तो उसका कार्बन सेंटर कभी भी sp2 नहीं होगा। कब तक? 7 मेंबर तक। 8 मेंबर में ऐसा देखा गया है, वहाँ रिपल्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए, तो मैं कहूँगा भैया जो ब्रेथ रूल है वो कैसा हो रहा है इस केस के अंदर? वायलेटेड हो रहा है, अगर sp2 सेंटर मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ध्यान से देखो, मैंने बोला ये लॉन पेयर है। कितनी बार आप लोगों को बताया मैंने, अगर लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में आ रहे हों तो उसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, और लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहे हों तो इसी का नाम क्या हो जाता है? लोकलाइजेशन। तो बहुत ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि बताइए ये लॉन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? ये लॉन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? तो आप क्या कहोगे? सर देखो ये लॉन पेयर है
ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। आपने हमें सिखाया है पाई सिग्मा लॉन पेयर, ये तो कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। लेकिन ब्रेथ ने क्या बोला? ब्रेथ ने बोला कि इस लॉन पेयर को अगर आप इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा जी? sp2, जो कि नहीं हो सकती। एक बार दोबारा सुनो, मैं आप वाले फॉर्मेशन पर काम करता हूं और इस कंपाउंड का एक दूसरा रूप बना देता हूं। मैंने बोला ये कुछ ऐसे कंपाउंड था और यहां आ जाएगा फिर डबल बॉन्ड, और यहां आ जाएगा सर क्या? ये O नेगेटिव बन जाएगा। बोलो गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और यहां से ये कॉन्जुगेशन इस तरीके से मूव हो जाएगी। बोलो गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आप देखिए इस कार्बन सेंटर को देखिए, आप देखेंगे सिंगल है, पाई है और ये सिंगल है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी बच्चा? sp2, जो कि पॉसिबल नहीं है, गिवन बाय ब्रेथ रूल। क्या कॉन्सेप्ट की बात समझ में आई? बोलो, क्या कॉन्सेप्ट की बात आप लोगों को समझ में आई? अगर आ गई है तो नीचे वाला सवाल देखो। सभी बच्चे टोटोमेरिज्म की कंडीशन जानते हैं। टोटोमेरिज्म कहता है कि जो तुम्हारा सिस्टम है उसकी अल्फा पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन है तो टोटोमर बन सकता है, इनोलाइजेशन हो सकती है। सवाल ये था क्या टोटोमर बनेगा? देखते ही पहला दिमाग में जो सवाल आएगा वो क्या आएगा? बनेगा सर, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक हाइड्रोजन है। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन को आप इस ऑक्सीजन को देंगे और ये डबल बॉन्ड इधर देगा तो भैया कार्बन सेंटर क्या हो जाएगा? sp2। इसका मतलब नो इनोलाइजेशन, नो टोटोमर। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? क्लास के सभी बच्चों को चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन गेम समझ में आया? बोलो भाई, क्या हमारी क्लास के सभी बच्चों को गेम समझ में आया कि कैसे टोटोमराइजेशन यहाँ पर नहीं है? यहाँ सिग्मा बॉन्ड होने के बावजूद भी टोटोमराइजेशन नहीं है। बताइए जरा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएं। पार्थ, नुपुर, मिशिका, मेघा, मीनल, बताओ जरा, क्या ये डेटा समझ में आता है? चलो ठीक है कृष, बहुत ध्यान से देखते रहिए, अब चीज़ों को समझते रहिए। बहुत ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझिए भाई, बहुत ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझिए। सी, ये पहली स्लाइड सभी बच्चों को क्लियर होगी? क्या नोट करने की आवश्यकता है? इसको नहीं होगी। तो ब्रेथ रूल ने यही कुछ बातें कही थी। चाहो तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए जिसका नाम है डांसिंग रेजोनेंस। क्या नाम है इसका? डांसिंग रेजोनेंस। क्या नाम है? डांसिंग रेजोनेंस। अब डांसिंग रेजोनेंस का मतलब इसको डॉक्टर बोल देता हूं मैं, DR। बेसिकली इट इज वैलिड ओनली फॉर साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन के लिए ही ये बातें क्या है बेटा जी? वैलिड है। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे भाई सभी। मैंने बोला मेरे पास एक रिंग है 3 कार्बन की। कितने कार्बन की? 3। और इसके साथ लगे हुए कार्बन एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये दुनिया का, सुन लो ध्यान से, ये दुनिया का, ये पूरी दुनिया का मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? इस रेंज में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? यही होगा। ऐसा होता क्या है सर जो ऐसा देखने के लिए मिला? देखो अभी मैं इसके अंदर बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे दिमाग में पेपर चल रहा है, ठीक है ना? तो मैं अपनी बातों को केवल ऐसे ही सिखाऊंगा आप लोगों को। देखो क्या होता है, ये रिंग है और यहाँ पर लगा हुआ कौन है बेटा जी? ये लगा हुआ है CH2 पॉजिटिव। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ ना दिखने वाला कॉन्जुगेशन होता है और ये वाला बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में पार्ट कर जाता है और ये वाला बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में पार्ट कर जाता है और ये वाला बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में पार्ट कर जाता है। तो बेसिकली यहाँ एक भी सिंगल बॉन्ड बचता ही नहीं है, सभी के अंदर पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है और डबल बॉन्ड करेक्टर आने से बढ़ जाती है क्या? स्टेबिलिटी, जो इस रेंज में सबसे ज्यादा है। लेकिन कहीं साइक्लोप्रोपेन जैसी 2 3 4 5 रिंग जुड़ी हो, मतलब 3 दिन मैक्सिमम जुड़ सकती है कार्बोकेटाइन से, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? अब जरा देखने की कोशिश करो। मैं आपसे पूछता हूँ, ये बात ध्यान से सुन लो, इस कार्बोकेटाइन का कोई तोड़ नहीं है, कोई रूल नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा। आप बस एक बात याद रखें, अगर कहीं डॉक्टर मिल जाए तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। जैसे ही नीट में सिलेक्शन हुआ, UG कंप्लीट हुआ और डॉक्टर बने, फिर उससे बढ़े कुछ नहीं, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है फिर हर तरीके से। ठीक है निकुंज? बहुत ध्यान से देखो। निकुंज कह रहा मुझे IT करनी है सर।
चलो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो बेटा ये मेरे पास है। कितने बच्चे ये बात जान पा रहे हैं कि सर यहाँ पर रेजोनेंस पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही, बताओ। अरे हाँ या ना। कोई पूछेगा दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, आंख बंद करना, इसको आंसर कर देना। रीजन कोई बताए? कुछ नहीं सर, डॉक्टर है बस सर। ये मतलब डांसिंग रेजोनेंस, क्या नाम है इसका? डांसिंग। जब इसको कंप्लीट पढ़ाएंगे टॉपिक तो गेम सिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे हाइड्रोजन की मूवमेंट से डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। बहुत सारे मोशंस होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी इसको जोड़ के पढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए समझिए कि अगर साइक्लोप्रोपेन जैसी फॉर्मेशन और इसके एडजेसेंट कार्बन पर क्या आ रहा है बेटा जी, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, CH2 पॉजिटिव फॉर्मेशन है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम। क्योंकि यहाँ क्या पाया गया बेटा जी डॉक्टर, यहाँ ध्यान से देखो, इन तीनों बताओ। मैं तुमसे बोलूँ ये A है, ये B है, ये C है, अरेंज करो स्टेबिलिटी में, तो आप क्या आंसर देने वाले हैं मुझे? आप आंसर दे ही चुके होंगे, इसमें समय खराब करने से कोई औचित्य नहीं बनता। राइट, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C, B, then A। बोलो गेम समझ में आ गया होगा सर का। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। बहुत सुंदर बातें हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग को थोड़ा सा ना हल्का करके सुनने की कोशिश करिए। भारी भरकम चीज़ें मुश्किल से मतलब समझ में नहीं आती, ठीक है ना। और ये भारी भरकम है, लेकिन अपने दिमाग को हल्का कर लो एक बार कि सर जो समझा रहे हैं ना वो हम लोगों को समझ में आएगा और आ ही जाएगा, भरोसा रखो। मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ कार्बन और कार्बन में कौन सा बॉन्ड है जरा बताना? सिंगल। यहाँ कार्बन और कार्बन में कौन सा बॉन्ड है बेटा जी, आप बताना? आप कहेंगे डबल। यहाँ कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है सर? सिग्मा भी है, पाई भी है। सभी बच्चे जानते हैं सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है किससे बेटा जी? डबल से। और सबसे कम कौन सा होता होगा जी? सभी जानते हैं इस बात को। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन डबल देन ट्रिपल। बोलो गेम समझ में आ गया? पक्का। नेक्स्ट देखो, यहां कौन सा बॉन्ड है जरा चेक करके बताओ मुझे। क्या ये डबल है या पार्शली डबल है? शाबाश। क्योंकि आप लोग जानते हो सर इसका जो रियल स्ट्रक्चर है, ये तो सर रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने बनाया है, इसका जो रियल स्ट्रक्चर है उसका नाम तो हाइब्रिड है सर। और बेंजीन के हाइब्रिड से ये बात पता लगती है कि ये तो पार्शली डबल बॉन्ड है। क्या ये पार्शली डबल बॉन्ड? आप मुझे एक बात बताओ कि पार्शली डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो ज़्यादा होती होगी ना डबल से। तो बताइए अगर मैं इसको अरेंज करूँ 1 2 3 4 के आधार पर, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बेटा जी? सबसे ज़्यादा होगी सर फर्स्ट की, उसके बाद नहीं, उसके बाद फोर्थ की होगी, शाबाश, उसके बाद कहीं जाके सेकंड, उसके बाद कहीं जाके थर्ड। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया क्लास के सभी बच्चों को? क्या मेरी क्लास के सभी बच्चे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताने में सक्षम है? बेटा बेसिक चल रहा है अभी, आइए मिलाते हैं तुम्हें अगली कहानी से। बताओ आंसर क्या है? ये एक सवाल सर ने लिख दिया है। ये एक रिंग है, रिंग के साथ जुड़ा हुआ CH3 है, CH3 और ये NO2 ग्रुप है। और इसके इस वाली पोजीशन पर क्या लगा हुआ है बेटा जी? NO2 लगा हुआ है। आपसे सवाल ये है कि ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये L1 है और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये N2 है। आपसे पूछा है कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, L1 या L2? सोचो पहले, सोचो। ये टॉपिक हो चुका है क्लास के अंदर, ये टॉपिक हो चुका है क्लास के अंदर, सोचिए। बताओ क्रिश। अच्छा क्रिश बता रहे हैं सर L1 इज ग्रेटर ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। ओके, और कोई बच्चा जो बताए? क्या तुम्हारे टीचर ने कभी सर इफेक्ट पढ़ाया है? SIR याद करो, एक वीडियो अपलोड की थी जब हम घूमने गए थे, तो मैं एक वीडियो दे के गए थे। सर इफेक्ट, SIR, सर इफेक्ट क्या होता है बेटा जी इसके अंदर? बताया कोई बच्चे? स्टेरिक इनहिबिशन। इसका मतलब यह है कि ये जो बल्की ग्रुप है ना, जैसे क्रिश बोल रहे हैं कि सर बल्की ग्रुप की प्रेजेंस में ये जो NO2 है, देखो पहले NO2 क्या होता है सिखाने की कोशिश करूं क्या आप लोग? चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं इस मॉडल के थ्रू, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। देखो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ऑफलाइन वाले बच्चों को। देखो क्या है बेसिकली, ये रिंग है, रिंग दिखाई दे रही है। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये रिंग दिखाई दे रही है जिसको हम लोग ने क्या बोला है? बेंजीन बोला है। अब इस वाली पोजीशन पे ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, पोजीशन नंबर 1 ये वाली है ना, और ये वाली बॉन्ड लेंथ है बेटा, बात को समझना ध्यान से। NO2 रेजोनेंस दिखाता है, रेजोनेंस दिखाने की वजह से पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर होना चाहिए था, लेकिन जो ये CH3 ग्रुप है ना,
ये इसकी पोजीशन को देते हैं बदल, पीछे की तरफ घुमा देते हैं। क्या करते हैं? पीछे की तरफ घुमा देते हैं। और रेजोनेंस की कंडीशन है क्या कि जो डबल बॉन्ड है ना और जो इसका डबल बॉन्ड है उनका प्लेन सेम होना चाहिए। और जब ये घूम जाएगा पीछे तो उसका प्लेन क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंट। तो इसका मतलब रेजोनेंस तो नहीं हुआ। जब रेजोनेंस नहीं हुआ तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी नहीं आएगा। पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी नहीं आएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों बहुत ध्यान से देखो। मान लो ये रिंग बनी हुई है ना, ये जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है ये वाला सेंटर है, ये वाला कार्बन है। इस वाले कार्बन के ऊपर ये लगा हुआ मेरे पास NO2 और ये CH3। टेक्निकली यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होना चाहिए क्योंकि NO2 है, डीलोकलाइजेशन होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये CH3 ग्रुप स्टेरिक रिपल्शन शो करके इस वाले कार्बन को पीछे घुमा दे, इस वाले नाइट्रोजन को पीछे घुमा देते हैं। और जब इसकी पोजीशन पीछे हो जाती है इसका मतलब डबल बॉन्ड का और नीचे वाले डबल बॉन्ड का प्लेन डिफरेंट हो गया। प्लेन डिफरेंट हो गया मतलब कि देयर इज नो एज सच रेजोनेंस। तो इसका मतलब L1 में कोई रेजोनेंस नहीं है और L2 में क्या होगा, यहाँ तो बढ़िया रेजोनेंस चलेगी। जैसे ही आगे जाएगा यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद ये बॉन्ड इधर की तरफ मूव कर जाएगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब L1 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी किससे? L2 से। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, ये डेटा समझ में आया सभी बच्चों को? नेक्स्ट सवाल करके दिखाओ मुझे। बॉन्ड लेंथ बताओ। बॉन्ड लेंथ ऐसे है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। सोचो, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। बता बेटा। हाँ 1 3 4 2। शाबाश, सही दिमाग लगा रहे हैं बिल्कुल। बताओ भाई आंसर। 1 3 4 2। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऑनलाइन भी काफ़ी बच्चे चीज़ों को सीख रहे हैं भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। देखो बड़ा सिंपल सा नेचर था यार। ये बात बताओ, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नाम की चीज़ है? नहीं। कॉन्जुगेशन के लिए अगला डबल बॉन्ड तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये कॉन्जुगेशन यहाँ भी नहीं है सर, यहाँ तो कम्प्लीटली डबल बॉन्ड है। ये कैसा है बेटा? दिस इज नथिंग बट कम्प्लीटली डबल बॉन्ड। यहाँ आ जाओ, यहाँ कॉन्जुगेशन कितने पाई बॉन्ड के अंदर है? 1। यहाँ कॉन्जुगेशन कितने पाई बॉन्ड के अंदर है बेटा? तो कहोगे सर यहाँ तो 2 पाई बॉन्ड के अंदर। जहाँ कॉन्जुगेशन ज़्यादा मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी ज़्यादा। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम, यहाँ तो है ही डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर का नाम ही नहीं, सिंगल बॉन्ड। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? तो L1 सबसे ज़्यादा होना चाहिए बॉन्ड लेंथ में, इसके बाद L3 होना चाहिए, इसके बाद L4 होना चाहिए, और इसके बाद L2। भरोसा करोगे? ये सवाल JEE नीट का बड़ा फेवरेट टाइप का, जाके देख लेना। PYQs पढ़ना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या पढ़ाया है। और ज़्यादा मेहनत थोड़ी करनी है इसके लिए, छोटे से लॉजिक से उनको कवर करना है बस। 2 टॉपिक पढ़ा दिए सर ने। पहला क्या था? ब्रेथ रूल। दूसरा क्या था? डांसिंग रेजोन। तीसरा क्या था? बॉन्ड लेंथ। 3 टॉपिक पढ़ा दिए मेनली, राइट। चौथे टॉपिक पर आ रहा हूँ बेटा, बॉन्ड एनर्जी। क्या नाम है इसका? बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी का सेंस समझ लो पहले। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है भाई? बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है, एक होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड बना हुआ है, तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसका नाम क्या हो जाएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ किसके? फ्री रेडिकल के। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के कौन? बॉन्ड एनर्जी क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी, पहली बात। दूसरा बहुत ध्यान से सुनना, फ्री रेडिकल इज काइंड ऑफ कैटाइन, हाँ या ना। जो प्रॉपर्टी कैटाइन शो करता था वो फ्री रेडिकल शो करता है। इसका मतलब कैटाइन, कार्बोकैटाइन जो होता है ये पॉजिटिव देने पर स्टेबल होता है, तो फ्री रेडिकल भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ क्या फील करेगा? स्टेबिलिटी फील करेगा। चलो चेक कर लेते हैं। पहला सवाल देखेंगे भाई सभी बच्चे, मुझे बताइए इन सब में किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी? सोचिए, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी? सोचिए। द वन विथ शो द मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, इनमें से किसकी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम रहेगी? ये बेसिक है यार, ये तो नाम से पता लग रहा होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल है, सिंगल है, किसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी? ट्रिपल को। बाकी ऐसे बना के देखा करो, इसको तोड़ो यहाँ रेडिकल बनाओ, यहाँ रेडिकल बनाओ, इसको तोड़ो यहाँ फ्री रेडिकल बनाओ, यहाँ फ्री रेडिकल बनाओ, इसको तोड़ो यहाँ फ्री रेडिकल बताओ। बताओ इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? बेटा याद करो, सर ने सिखाया था पॉजिटिव चार्ज मतलब फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। अब फ्री रेडिकल जैसा बिहेवियर जैसा पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर। ये कैसा ग्रुप है बेटा? sp कार्बन है या नहीं? बताओ ये कार्बन कैसा है? sp2 है या नहीं? ये कार्बन sp है या नहीं? आप बताओ, सर ने ये बात बताई है कि नहीं बताई कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा है
और माइनस को माइनस स्टेबल करता है, ना कि प्लस। तो इसका मतलब ये वाला सेंटर क्या है मेरे पास, हाईली अनस्टेबल है ना। और हाईली अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली है। मतलब समझ में आ गया होगा गेम समझ में आया क्या? बोलो भाई। इसका मतलब जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। अगला सवाल देख लो, मजा आ जाएगा। सवाल आंखों के सामने है, पूछा है 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन है या ये 4 पॉइंट है, इन पर बॉन्ड एनर्जी बतानी है तुम्हें। इन बॉन्ड की एनर्जी बतानी है, बॉन्ड एनर्जी बताओ भाई। देखो बहुत सिंपल तरीके से सीखना चाहोगे तो मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ इस बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ क्या बना लो, इस बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ क्या बना लो, इस बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ क्या बना लो, इस बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ क्या बना लो, और इस बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ क्या बना लो, रेडिकल। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई? कुछ तो बोलो। मुझे बताओ क्या तुम्हें ये वाली पोजीशन सबसे ज्यादा अनस्टेबल लग रही है कि नहीं लग रही? पहले तो ये बता दो। सर ने पहले ही सिखा दिया है, बट रेडिकल के पास sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, तो सर ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अनस्टेबिलिटी होगी। और अनस्टेबिलिटी होगी तो मतलब इसके केस में बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। सबसे पहला समझदारों की तरह 5th लिख लो। अरे हाँ या ना? बात करें बाकियों की। इस फ्री रेडिकल को जरा निहारो ध्यान से और मुझे बताओ इसके अराउंड कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? आप कहोगे सर 3 ये रहे और 4 और 1 5 ये रहा और छठा ये रहा। इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। सही बात गलत बात? नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ आ जाओ इस केस के अंदर। इस केस में बताओ जरा मुझे कितने हैं? सर एक तो ये रहा सर और 2 ये रहे, तो यहाँ कितना है बेटा बता मुझे? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ या ना में जवाब दो। यहाँ आ जाओ, इस केस में बताओ जरा मुझे। इस केस में देखें तो यहाँ 2 हैं और यहाँ 2 हैं, इसका मतलब सर यहाँ है 4 अल्फा हाइड्रोजन। सही बात गलत बात? यहाँ आ जाओ, इस केस में आ जाए तो यहाँ पर मुझे कितने नजर आ रहे हैं? सर एक ये नजर आ रहा है सर, और एक भाई कौन नजर आ रहा है? 2 ये नजर आ रहे हैं, तो सर यहाँ मुझे 3 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या हमारी क्लास के सभी बच्चों को ये अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? बोल दो। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे, इस रेडिकल के साथ एक और बात समझ में आती है मुझे। क्या? दिस इज मोर रिएक्टिव या दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजो। अरे रेजोनेंस आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो है, प्लस क्या है बेटा जी? रेजो भी है। क्या है भाई? रेजो भी है। आओ जरा देखते हैं ध्यान से, सुनो। तेरे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं ऐसे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये बात सही है भाई? ऐसे फ्री रेडिकल क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब भाई क्या है? ज्यादा स्टेबल। और अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसका मतलब इसके पास बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। सीख गए या नहीं सीख गए? बोलो भाई। क्या मेरी क्लास का सारा बच्चा ये डेटा समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो मतलब मैं एक काम कह देता हूँ, सर बोलूँगा सर फर्स्ट की तो सर सबसे कम होगी। अब बताओ जरा, फिर इसके बाद कौन आ जाएगा सर? इसके बाद कौन आ जाएगा? स्टेबिलिटी के नाम पे बताओ कौन होगा? सर इसके बाद कौन होगा? थर्ड आ जाएगा। बोलो। और इसके बाद इन दोनों में अगर कोई कंपेयर करने के लिए बोलेगा तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? सर ये वाला ज़्यादा स्टेबल था, और जब ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी सर। तो इसके बाद फिर जब जाके कहीं सेकंड आएगा, और अगर मैं बात करूं पहले तो ये मेरे पास आ जाएगा कौन सा? सेकंड ना, फोर्थ। किसको? हाँ तो सेकंड पहले आएगा ना। स्टेबिलिटी अगर इसकी ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी। बिल्कुल सही है। तो मुझे ऐसा कर देना चाहिए, यहाँ लगाना चाहिए पहले क्या? सेकंड। उसके बाद लगाना चाहिए मुझे, उल्टा नहीं कह रहे तुम लोग? सही लिखा है मेरे हिसाब से? तो मैंने सही लिखा है मेरे हिसाब से, तो मैंने फॉर्मेशन सही लिखी। एक बार दोबारा, एक बार रुक जाओ, एक बार ध्यान से सुनो। मुझे बताओ सबसे ज़्यादा अगर किसी की बॉन्ड एनर्जी होगी तो वो कौन सा होगा? 5th। इसमें तो किसी को दो राय नहीं है किसी को। बताओ भाई। 5th होगी। और सबसे कम किसकी होगी सर? फर्स्ट की क्या होगी बेटा जी? सबसे कम। अब मेरे पास ना यहाँ पर एक केस आ रहा है सर, और किसकी कम होगी? देखो ये थर्ड वाले के अंदर क्या पाया जा रहा है? इसके अंदर रेजोनेंस पाई जा रही है, मतलब स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है।
स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मेरे पास बॉन्ड एनर्जी क्या मिलनी चाहिए, कम। तो इन सारे फैक्टर्स पर रेजोनेंस क्या पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। तो इसके बाद मेरे पास क्या आना चाहिए यहाँ पर, सेकंड पार्ट में ये आना चाहिए। अब अरेंज कर लो थर्ड और फोर्थ को, बताओ थर्ड या फोर्थ, विच वन इज मोर इन देयर बॉन्ड एनर्जी, थर्ड या फोर्थ, थर्ड या फोर्थ, पहले बताओ ना। हाँ सही कह रहा हूँ, बोलो थर्ड या फोर्थ। भाई ज़्यादा किसकी होगी, फोर्थ की होगी पहले, उसके बाद कहीं जाके किसकी होगी, थर्ड की। आप ना थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो स्टेबिलिटी के रूल में। ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम देखो स्टेबिलिटी रेडिकल की, जिसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। मुझे अब जरा यहाँ बताओ, थर्ड को देखो जरा, थर्ड कहाँ है मेरे पास, थर्ड है मेरे पास ये। थर्ड के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने नज़र आ रहे हैं मुझे, 4। फोर्थ के पास कितने आ रहे हैं मेरे पास, भाई अल्फा हाइड्रोजन अगर इसके ज़्यादा हैं तो इसकी एनर्जी कम लिखनी चाहिए, कम लिखी है मैंने, क्या दिक्कत है इसमें। फोर्थ पे आ जाऊँ, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा, अल्फा हाइड्रोजन कम मतलब स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम मतलब एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं, आप बढ़िया सवाल है, बढ़िया मज़ेदार है ना, समझ में आ गया बेटा, अच्छी तरह से क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बढ़िया तरीके से सवाल को कवर कीजिए। चलो इधर आओ, इधर आओ, नेक्स्ट देखो, ये डेटा समझ में आ गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल करने की कोशिश करो। अच्छा, इस टॉपिक को हम लोग लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लगा लो एक, और लगा लो, चलो एक वेरी, 4 वेरी लगाओ इसमें। सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। एक ये टॉपिक और एक ये टॉपिक, मतलब ऊपर वाला तो चलो बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें जितने वेरी लगा पाओ लगा लेना, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इन्फिनिटी वाला बहुत ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ HOC किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट ऑफ कंबशन। ये डिपेंड करता है कितने कार्बन एटम है, और अगर कार्बन एटम भी सेम आ जाए ना तो फिर सीधा सीधा देखो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम क्या मिलेगा बेटा जी, हीट ऑफ कंबशन, उतनी कम क्या मिलेगा, हीट ऑफ कंबशन। अब बहुत ध्यान से देख, ये तो है हीट ऑफ कंबशन, एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, HOH HOC, HOH एंड HOC सी। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये क्या है बेसिकली, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड इन द सैचुरेटेड कंपाउंड। कुछ नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं जब हम लोग, जो एनर्जी रिलीज होती है उस रिलीजिंग एनर्जी का नाम ही क्या है बेटा जी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और ये रिलीजिंग एनर्जी है, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहती होगी, नेगेटिव। क्या रहती होगी, नेगेटिव रहती होगी। डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर, नेगेटिव। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझे समझे समझे। HOC का मतलब क्या है, हीट ऑफ कंबशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। जितने ज़्यादा कार्बन उतना ज़्यादा कंबशन। आगे बात समझ में, उतनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन। सी, अगर कार्बन भी सेम है तो फिर देखो स्टेबिलिटी, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका HOC कम, उसका HOC कम। इधर आ जाओ, हीट ऑफ कंबशन का मतलब तो समझ में आ ही गया है कि आपको 1 मोल क्या करना है बेटा जी, हीट ऑफ रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 1 मोल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पास आपने H2 डालना है, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सिंगल बॉन्ड में या सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए। द एनर्जी रिलीज इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सी, सबसे पहली बात, HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा HOH होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा जी, HOH होगा। आगे बात समझ में। अच्छा, ये देखो सर ने क्या लिखा है, एक्सेप्ट एरोमेटिक सिस्टम, जैसे बेंजीन है, बेंजीन में एक केस आएगा जब आप थोड़ा सा घूमेंगे, ध्यान से देखो। इफ पाई बॉन्ड्स आर इक्वल देन HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो उस केस में जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है उसका HOH क्या होगा बेटा जी, कब होगा। आगे बात समझ में। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन रिडक्शन रिएक्शन में देखा जाता है, और जितना ज़्यादा HOH है मतलब उतनी कम क्या रही होगी स्टेबिलिटी, उतने ज़्यादा क्या रहे होंगे बेटा जी, पाई बॉन्ड रहे होंगे। चलो सर पहला सवाल देख लेते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, इसमें 3-5 नहीं की जाती। ध्यान से देखो, मैंने बोला कि मेरे पास कंपाउंड है प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम क्या है, पाई बॉन्ड को तलाशना। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है जी, 1। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, बात भी बहुत क्लियर है सर।
कि सर जितने पाई बॉन्ड होंगे उतने हाइड्रोजन डालोगे उतनी एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर सा गेम है? बोलो भाई, जितने पाई बॉन्ड होंगे उतने ही तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब डलेगा, उतना एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ कोई मुझसे अरेंज कराने के लिए कहता तो मैं कहता सर पाई बॉन्ड जिसके पास ज़्यादा है उसकी क्या ज़्यादा होगी बेटा जी? HOH। आगे बात समझ में? आप कभी भी कंपाउंड को देखने स्टेबिलिटी तभी देखेंगे जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या रहेंगे बेटा जी? सेम रहेंगे। जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सी, अगला सवाल देखो, मुझे बताओ जी, आंसर बताओ इसमें। आप बताइए, इनमें अरेंज करिए पाई बॉन्ड के ऑर्डर में, जल्दी बताइए, बहुत जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए। विच फॉर्म इज मोर स्टेबल? या मैं बोलूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड में अरेंज करो HOH को। क्लियर है? आप बताइए कितने पाई बॉन्ड है? सर यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 3 पाई। यहाँ कितने नजर आ रहे हैं? 2 पाई। यहाँ कितना पाई बॉन्ड? जितने पाई उतने ज़्यादा क्या होगी बेटा जी? HOH होगा। ये गेम समझ में आ गया? सुनो, HOC is directly proportional to number of carbon. HOH is directly proportional to number of pi. If pi bond are same, then it is inversely proportional to stability of alkene. If carbon are same, then HOC is inversely proportional to stability. आगे बात समझ में? उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी। गेम समझ में आ गया बेटा? चल आगे देखो, बताओ बताओ जी। HOC में अरेंज करो, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर HOC, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर HOC, सॉरी नॉट HOC, HOC सेम आंसर आएगा। आई बात समझ में? HOCO HOHO सेम आंसर आएगा इस केस में। बताओ, हाँ भाई, अबे बताओ, फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा? तुम बताओ। 2000 विद फर्स्ट रेजर एंड जो पहले नंबर पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऑनलाइन वाले बच्चे बता रहे हैं भाई, जो फर्स्ट कह रहे हैं फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। HOH, HOH। रेजर एंड 1 2, जल्दी बताओ भाई, 3। जो कह रहे हैं फर्स्ट इज द राइट आंसर सर, देखने की जरूरत नहीं है सर। 4 बच्चे यहाँ, 15-16 बच्चे यहाँ, 4 बच्चे वहाँ, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर तरीके से गलत आंसर दे रहे हो तुम लोग। चलो चेक कर लेते हैं, कोई घबराने का नहीं बेटा, बहुत प्यार से देखो, गलतियाँ सबसे होती है, इंसान हो तुम, माटी के पुतले। देखो HOH के बारे में बात कर रहे थे, कैसे सोचा फर्स्ट? ओके, मुझे बताओ, यहाँ पाई बॉन्ड बराबर है तो स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। स्टेबिलिटी कैसे देखी तुम लोगों ने? अल्फा H अगर देखे तो यहाँ कितने अल्फा H नजर आ रहे हैं? यहाँ कितने नजर आ रहे हैं? किसी को 2 नजर आ रहे हैं क्या? सिस्टम है ये, देखो। अब मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा तो फिर तुम जो है रोना शुरू कर दोगे। क्या लिख रखा है? स्टेबिलिटी के इनवर्सली। आपने क्या बोला है मुझे? HOC, कार्बन एटम, HOC HOH पूछ रहा हूं मैं। चलो HOC भी, HOC का ऑर्डर भी सेम होगा, HOC का भी ऑर्डर क्या रहेगा? सेम रहेगा। वो एल्कीन सिस्टम के लिए थोड़ी देखते हैं हम लोग, कंबशन जो देखते हैं वो क्या देखते हैं बेटा जी? या तो कंप्लीट कंबशन हो, जैसे प्रोपीन वाला सिस्टम है तो उसमें फिर आप लोग CO2 मॉलिक्यूल को भी कंसिडर करोगे, नहीं है ये बात समझ में? तो आप नंबर ऑफ कार्बन के साथ साथ, वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन के साथ साथ पाई बॉन्ड के रेजोनेंस को भी देखोगे। यहाँ HOH का अगर मुझे आंसर देना पड़ जाए तो क्या आंसर दोगे आप लोग? कि सर यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ कितने बेटा? 0। इस केस को देखते हुए इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए? अगला सवाल तो बहुत बेसिक है, ये कैसा एल्कीन है जरा बताओ, बोल दो। सिस ब्यूट 2इन है, और ये कैसा है बेटा जी? ट्रांस। बताओ दोनों में से HOH बताना, ठीक है ना, वरना कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग। HOH का आंसर बताओ, सिस या ट्रांस? बोलो जल्दी, थोड़ा फील कराऊं क्या मैं? देख बेटा इधर आ, सुन सुन, ये एनर्जी का ऑर्डर है,
ये रिएक्शन के कोऑर्डिनेट है। फील करोगे, ध्यान से देखना। मैं आपसे कह रहा हूं भाई ये कौन है मेरे पास, सुनो, ये कौन है मेरे पास, ये टेक्निकली वही है जो H2 डालने के बाद बनेगा। अरे यही तो बनेगा, यानी कि सिंपल एल्केन में कन्वर्ट होगा। अब सिंपल एल्केन में कन्वर्ट होगा, इसकी एनर्जी सबसे मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम है। अब बात करूं मैं यहाँ की, तो यहाँ जो मुझे लगाना चाहिए, यहाँ जो मुझे लगाना चाहिए वो क्या लगाना चाहिए सर, एनर्जी के ऑर्डर में अगर आप बात करोगे ना तो आप बढ़िया है कुछ ऐसा बना लो इसको, मतलब ट्रांस। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है बेटा जी, सिस। एनर्जी ज़्यादा तभी तो स्टेबिलिटी कम। अरे नहीं समझ में आया, ये ट्रांस है, ये सिस है। एनर्जी का ऑर्डर में देख लो। और आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, सुनो ध्यान से सुनो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और भाई का ग्राफ कैसा आ जाएगा। बस मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूँ तुमसे, किसमें एनर्जी का एक्सचेंज ज़्यादा, किसमें एनर्जी का एक्सचेंज कम। तो आप क्या कहोगे सर, देखो यहाँ जो डिफरेंस आया एनर्जी का वो ये आया, बोलो यहाँ जो डिफरेंस आएगा क्या वो डिफरेंस ज़्यादा होगा। HOH का मतलब क्या, एनर्जी। अरे गेम समझ में आया। तो जिसकी स्टेबिलिटी थी ज़्यादा उसका HOH क्या मिलेगा, कम। क्या लॉजिक समझ में आया कि पीछे ये बात लिखी गई है तो क्यों लिखी गई है। जिसकी स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा, इसका मतलब उसका प्रोडक्ट भी जल्दी से बनेगा, इसका मतलब उसके एनर्जी गैप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में कम होगा। उसी एनर्जी गैप का नाम होता है HOH। उसी गैप का नाम क्या होता है बेटा, HOH। बात समझ में आई बेटा, पक्का। तो इसका मतलब सिस और ट्रांस में से कोई मुझसे स्टेबिलिटी पूछेगा तो भैया ट्रांस इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई HOH वैल्यू ऑफ सिस इज मोर। गेम समझ में आ गया होगा। अगला बता दो आ गया हो तो, अगला बता दीजिए आ गया हो तो, अगले सवाल का आंसर बता दीजिए, जल्दी बता दो, देर मत करो यार। देखो पाई बॉन्ड तो बराबर है, आप लोग समझ पा रहे हो, लेकिन यहां पर क्या ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को, अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा सर, देखो दो तो सर यहीं बैठे हुए हैं और 6 ऊपर नजर आ रहे हैं। यहाँ तो 10 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ देख के बताओ मुझे, यहाँ मुझे ये सिस्टम है तो ये अल्फा पोजीशन है और ये अल्फा पोजीशन है, इसका मतलब 4 ही अल्फा हाइड्रोजन है। और जहाँ अल्फा हाइड्रोजन होंगे ज़्यादा वहाँ होगी स्टेबिलिटी ज़्यादा, वहाँ HOH होगा कम। बोलो गेम समझ में आया भैया, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। अगर जेई लिखने जा रहे हो इस सवाल का तो 4 नंबर दे दिया आज सर ने तुम्हें, प्रॉमिस। पेपर उठा देना और हमारे सामने ला देना, इस क्लास से 4 नंबर तय हैं। बहुत ध्यान से देखो। तो ये बेसिक डेटा क्लियर है। थोड़ा और मूव करें सवालों पर, चलो। देखो थर्ड वाले के लिए HOC को हम लोग यहाँ पर कंपेयर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उसके लिए अगर एक तुमने एल्किन सिस्टम दे दिया, क्या सिस्टम दे दिया, एल्किन, तो वहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर करोगे तो आंसर जो तुम कह रहे हो वही होना चाहिए कि सर पहले वाला कार्बन हो। लेकिन ये अनसिमेट्रिकली एल्किन है, सिमेट्रिकली एल्किन है। हम सिमेट्रिकल का देखेंगे, अनसिमेट्रिकल का देखेंगे, नहीं बात समझ में। तो उस केस में फिर वो केस अलग हो जाते हैं, तो वहाँ पर अभी आप मूव मत करो तो अच्छा है। यहाँ आ जाओ। देखो ये केवल एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को सिखाया गया है कि पेपर में कभी कभी स्टेटमेंट में कुछ कुछ बोल दिया जाता है, तो परेशान नहीं होंगे, आराम से चीज़ों को सीखेंगे। सी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ भैया, H2 डाला, क्या डाला, H2। आप मुझे बताइए 2 डबल बॉन्ड है तो भाई कितने मोल डालना पड़ेगा, ताकि भाई इसमें कन्वर्ट हो जाए। और 2 मोल के लिए जो एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी रिलीज हुई बेटा, इतनी। कोई पूछे भैया पर मोल बता, भाई पर मोल बता, क्या करोगे सर, ये कोई बात हुई सर, माइनस रिएक्शन एक्सोथर्मिक है डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा बेटा, 30.4 किलो कैलोरी पर मोल विद रिस्पेक्ट ऑफ 1H2। क्या बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत बढ़िया सर। अब ध्यान से सुनो, यहाँ आ जाओ। ऑब्जर्वेशन हुई बस, जब इसमें मैंने H2 डाला तो कंपाउंड ये बना और ये कितनी एनर्जी रिलीज हुई, इतनी। और जब इसमें डाला तो कंपाउंड ये बता और ये बना और कितनी एनर्जी रिलीज हुई, इतनी। इसका मतलब क्या हुआ, माना कि ये पाई बॉन्ड पर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ साथ उस पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। जब यहाँ मैंने इसकी स्टेबिलिटी देखी तो अल्फा हाइड्रोजन मुझे केवल और केवल एक ही नजर आया, लेकिन जब यहाँ इसकी स्टेबिलिटी देखी
तो अल्फा हाइड्रोजन 3 तो ये नजर आ गए, 2 ये नजर आ गए। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये सिस्टम है तो अल्फा हाइड्रोजन होने का मतलब है कि ये कंपाउंड क्या था? स्टेबल था, और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है HOH के। मजा आ गया? समझ में आ गया? गेम क्लियर है? तो यहां तक डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। चलो अगला सवाल का आंसर बताओगे तो अच्छे लगोगे। सुबह वाले से कंपेयर कर दिया होगा। चलो भाई देखेंगे तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं मुझे क्रिश बता जरा। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? तो सर यहाँ तो मुझे नजर आ रहे हैं 12 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है भाई? जरा इधर बताओ मुझे। यहाँ नजर आएंगे सर 3 यहाँ, 3 यहाँ, और कितने? 3 यहाँ। 10 कौन बोल रहा है? ये ऊपर है, काउंट कर लूँ इसको? क्या ये अल्फा पोजीशन है? भैया इस बात को समझ जाओ, ये सिस्टम है, इसके साथ का हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन का मतलब, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है अल्फा पोजीशन का कार्बन के हाइड्रोजन। नहीं आई बात समझ में? ये ऐसी छोटी मोटी गलती मत करना भाई। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखोगे तो कितना नजर आ रहा है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखोगे तो भी कितना नजर आ रहा है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखोगे तो भी कितना नजर आ रहा है? 6 अल्फा। अब इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि भैया ये अपना ट्रांस, ये है अपना सिस, और ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो HOH क्या मिलेगा? कम मिलेगा। HOH क्या मिलेगा? कम मिलेगा। अब फंसोगे तो सवाल ये था कि इनको अरेंज करो HOH में, करो तो तुम क्या कहोगे? सर देखो सर ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ज़्यादा स्टेबिलिटी है, कम क्या हो जाएगा इसका? HOH। मैं कह देता हूं भाई पहला मिनिमम है, लोग कह दिया। दूसरे पे आ जाओ, ये 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो बोल दिया सर चलो ये भी ज़्यादा स्टेबल है तो मतलब कम क्या होगी इसकी? HOH। अब बताओ, अब बताओ। अच्छा सबसे ज़्यादा किसकी होगी? कैसे लिखे? पहले बताओ इन तीनों में से स्टेबल कौन है, ज़्यादा स्टेबल? फंसोगे, फंस गए। ऊपर या नीचे? सर ये भी 6 अल्फा, ये भी 6 अल्फा। आज मॉर्निंग में ही बताया तुम्हें। क्या बताया था याद करो? क्या बताया था याद करो जल्दी से। सर आपने बताया था यहाँ ये CH3 है, ये अपना हाइड्रोजन 1 दे देता है, आगे ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और आपने ये यही समझाया था कि सर यहाँ भी अपना एक हाइड्रोजन जब ये CH3 देगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा जी? नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। आप बताइए क्या इस नेगेटिव को डीस्टेबल करने के लिए एल्काइल ग्रुप है? इसका मतलब इन दोनों में से अगर कोई स्टेबिलिटी पूछेगा देन विच वन इज मोर स्टेबल? दिस वन इज मोर स्टेबल, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव स्टेबल करता है ना कि पॉजिटिव डोनर। इसका मतलब दिस वन इज मोर स्टेबल। और जो ज़्यादा स्टेबल है ऑब्वियसली वो क्या आना चाहिए भैया? कम किस में आ जाना चाहिए? HOH में आ जाना चाहिए। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। और इन दोनों की अगर मैं वही कोई बात करेगा, कौन सा ज़्यादा हो जाएगा जी? ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और किससे? ये 4 और इसी ऑर्डर में आ जाएगा मतलब डेटा। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? अगला सवाल देखना कितना ब्यूटीफुल सवाल है। HOH पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? HOH। बता HOH का ऑर्डर बता जल्दी से। सबसे पहले क्या देखते हैं? प्रदक्षिणा 1 2 3 1 2 3। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ। मेघा, मिशिका, क्रिश, दीक्षा, अनीशा, यशवीर, श्रेया, संस्कार, संकल्प, पार्थ, जल्दी बताओ, बहुत जल्दी से बता दो यार, देर मत करो। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत जल्दी से सवाल का आंसर बताइए। गैस मार रही है कुछ भी अब, है ना? क्रिस कह रहे सर फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड, कोई कह रहा थर्ड 2 और फर्स्ट। जल्दी बताओ यार, हे खत्म बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। ब्रविशी बता सकती है सारे आंसर 1 मिनट में। चलो 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 जल्दी बताओ। देखो भाई एक बात समझो, तुमने क्या सोचा? पाई। तुमने क्या सोचा? पाई पाई। तुमने क्या सोचा? पाई पाई पाई, 3 पाई। और सर ने बता ही रखा है कि पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है HOH, तो उसी हिसाब से आंसर दे रहे हैं। एक ने दिया 1 2 3, तो दूसरा देख कर कह रहा अच्छा ये नहीं है तो 3 2 1। हाँ भाई ये भी नहीं है आंसर, 2 1 3। शाबाश, कुछ भी पता नहीं मुझे, पता नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। सुनो सुनो,
अरे सुन लो, है 312। अरे सुनो ना यार, तुम बहुत बातें बहुत करते हो। सुनो, मुझे बताओ, ये बेंजीन है, कौन है ये? बेंजीन। कौन है ये? बेंजीन। और बेंजीन के अंदर पाई जाती है एरोमेटिक स्टेबिलिटी। क्या पाई जाती है? एरोमेटिक स्टेबिलिटी। और एरोमेटिक स्टेबिलिटी होने की वजह से 3-3 बॉन्ड होते हुए भी भाई क्या हो गया? कम HOH दिखाने लगा। नहीं है बात समझ में? किससे? इससे। देखो यहाँ 1 पाई है, 2 पाई है, ये तो निश्चित है। ये 1 पाई है, 2 पाई है कि सर ये 2 पाई वाला क्या हो जाएगा? ज़्यादा स्टेबल हो, ज़्यादा HOH शो करेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो सर यहाँ क्यों नहीं लगाया, जबकि आपने बोला था पाई पाई पाई? पर मैंने वहाँ पर ब्रैकेट में लिखा भी तो था एक्सेप्ट एरोमेटिक सिस्टम। इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है कि इन दोनों तीनों में सबसे ज़्यादा HOH किसका होगा, मैं कहूँगा दूसरे का, फिर मैं कहूँगा जाके कहीं तीसरे का, फिर कहीं जाके पहले का। ये ऑर्डर होना चाहिए। बोला था किसी ने 2 3 1 बोला था? देखो 2 3 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नो वन इन द हाउस, है ना? देख लो, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, आसानी से बात। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, है ना? इसको मतलब मजाक के तौर पर मत लेना, मैं बता रहा हूँ। जो बच्चे जेई लिखने वाले हैं इस साल या अगली साल लिखेंगे, इस टॉपिक को बड़ा संयोज के रखें, ठीक है ना? ऑल्दो इसमें और भी सारी बातें हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अगर पूरा टॉपिक वैसा पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत बढ़िया है, माहौल है। आप कोई भी किताब के अच्छे सवाल सॉल्व करोगे तो सॉल्व होंगे आप। चलो जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड फॉर ESR। पहले तो ESR का मतलब ही समझ लो भाई। ESR का मतलब क्या है मेरे भाई? सर ESR का मतलब है, ESR का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है इसका? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में नहीं आता हमें। देखो मैं एक बेसिक रिएक्शन लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना सही बच्चे, प्यारे बच्चों। अपने जीवन में है बेंजीन, और बेंजीन पर आप लोग जानते हो हर कार्बन पर होता है एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की एक ही उम्मीद है कि कोई उसको रिप्लेस कर ले। इसको रिप्लेस करने के लिए कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज आया, एग्जाम्पल के तौर पर NO2 पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, भाई बिकम नेगेटिव। सही बात, भाई बिकम नेगेटिव। अब जैसे ही ये प्लस जाएगा, ये प्लस मौका देखकर अंदर आएगा, और इस मौके का फायदा उठाकर कंपाउंड बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये कंपाउंड बन गया। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ, बेंजीन ही ले लेते हैं, और इस भरे बेंजीन में जैसे NO2 पॉजिटिव आया तो बॉन्ड से बॉन्ड टकराया, H+ को बाहर निकाल गया और NO2 अंदर आ गया, नाइट्रो बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई। इसी को नाइट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो नाइट्रो बेंजीन के अंदर आपने क्या फील किया? तुम्हारा नाम क्या था? तुम्हारा नाम था H+, और H+ भी एक टाइप का इलेक्ट्रोफाइल ही है। प्लस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लविंग। जो इलेक्ट्रॉन का लवर हो उसका नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो बोला गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है सर। एक गया एक आया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ है, रिएक्शन टेकिंग प्लेस, राइट। अब इसके पैरामीटर को सीख लीजिए। डायरेक्ट सवाल आ रहा है बेटा जी, डायरेक्ट सवाल, ध्यान से देखिए। की पॉइंट बता देता हूँ। कोई पूछे रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अच्छा अपने दिमाग में सोचो, ये प्लस चार्ज है, ये किस पर अटैक करना पसंद करेगा? नेगेटिव पर। भाई प्लस और माइनस की बॉन्डिंग होती है अच्छी, इसका मतलब ये हो गया प्लस चार्ज क्या चाहेगा कि नेगेटिव पर अटैक हो। किस पर अटैक हो? नेगेटिव पर। तो बस वो ढूंढो नेगेटिव। तो रिएक्टिविटी ऑफ ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। आगे बात समझ में? कार्बोकेटाइन स्टेबल, ध्यान से सुनना, इस बात को समझ में आ जाएगा अभी 2 मिनट के अंदर। फिर नेक्स्ट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M + H और +I, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा जी? फील करो, फील करो, फील करो, बहुत ध्यान से देखो। इधर आओ सभी बच्चे। बेटा ये एक बेंजीन है, सुनना, ये क्या है? बेंजीन है। यहाँ कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। मतलब कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस इफेक्ट शो कर रहा है। तो भाई ये तो खुश हो जाएगा, ये बोलेगा वाओ मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये मेरा काम पहले से ही कर रहा है, हाँ या ना? तो ये जो अटैक होगा ये अच्छा होगा। बोलो हाँ या ना?
इसका मतलब रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब मैंने क्या बोला, यहां पर इसने डोनर ग्रुप लगा रखा ना, मतलब प्लस इफेक्ट हो गया। अब देखो सर ने क्या लिखा है, प्लस आर या प्लस एम प्लस एच प्लस आई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली क्या हो जाएंगे, माइनस। यहीं को इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता तो ये प्लस क्यों अटैक करने जा रहा होता। भाई बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसको कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले, आने वाला प्लस उस पर क्यों अटैक करेगा जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या सेंस समझ में आया आप लोगों को, पक्का गेम समझ में आया। ट्रिक बता दूं, आने वाला जो रिएजेंट होता है ना वो अपने जैसा ढूंढता है। आगे बात समझ में, मतलब अगर कोई बेंजीन के ऊपर प्लस ग्रुप लगा हुआ है और ये भी प्लस है तो तुरंत जाकर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, टेक्निकली ये बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। देखिए मैंने बोला रिएक्टिविटी ऑफ ESR बताओ बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाए 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 बढ़ाए, मतलब कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर दे। और यहाँ पर कोई नहीं हो, यहाँ पर खींचने वाला खींचने वाला खींचने वाला खींचने वाला, तो बताओ रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। भाई इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है, ऐसे आएगा इलेक्ट्रोफाइल, बताओ कहाँ अटैक करें, ये बोलेगा बताओ कहाँ है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कहाँ है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो कहाँ है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इधर, सबसे कम कहाँ है बेटा इधर, और बीच में कहाँ है इधर। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है भाई किसी बच्चे को रिएक्टिविटी के गेम में। रिएक्टिविटी के गेम में हमारी क्लास के किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसानी से ये बात क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। डेटा समझ में आ गया। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाने वाले होंगे, डोनर ग्रुप, वही रिएक्टिविटी को क्या करेंगे बेटा जी, बढ़ाएंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। सी आ गया है सवाल तुम्हारे लिए, बताओ बताओ भाई जल्दी से बताओ, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना, जल्दी जल्दी बताना भाई, देर नहीं करनी इसमें। बोलो भाई, देखो भाई बहुत ध्यान से सुनना, सुन लेना भाई, है ना। 3-4 इफेक्ट एक साथ लगते हैं ना तो मेरे लिए बड़ी कठिनाई आती है कि कैसे बताऊं, कहाँ से शुरू करूं, तो मैं कहीं से भी शुरू कर देता हूं फिर, तो बहुत ध्यान से देखना। देखो तुमने क्या सोचा, मैं बता रहा हूँ तुमने क्या सोचा, तुमने सोचा जितना बड़ा बल्कि ग्रुप, जितना बड़ा बल्कि ग्रुप और जितना बड़ा बल्कि ग्रुप, ये तो बहुत ही बड़ा बल्कि ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ज़्यादा देगा। और सर ने बोला जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा उस पर ज़्यादा अटैक, तो फोर्थ की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। सही है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। लेकिन तुम भूल गए एक इफेक्ट, अमर है इंडिया, मतलब हाइपर कंजुगेशन को ना भूलो। नहीं है बात समझ में, अब ढूंढो फिर। मुझे एक बात बताओ, ये अगर एल्कीन सिस्टम है तो पैरा पोजीशन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बता जरा, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बता 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बता 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब तुम्हारी सोच से परे आंसर आने वाला है। अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा, मतलब उसका प्लस H इफेक्ट भी ज्यादा। और सर ने कुछ था सिखाया क्या, लो भैया देखो, गेम समझ में आया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी, इसका मतलब ये हो गया कि पिक्चर कभी भी बदल सकती है भाई, इसलिए मेहनत करके पढ़ो अगर चाहते हो कुछ बड़ा सीखना। गेम समझ में आया बेटा, अबे पक्का। ऑर्डर बता दे चल, कौन ज़्यादा होगा, सर ये ज़्यादा होगा सर। रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहा आप लोगों के सामने। अगला सवाल कर लो, चलो टाइम ले लो, अगले सवाल में करो, पर रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना, सोचो सोचो सोचो। बोलो भाई, टाइम दूँ, टाइम क्या देना इसमें। ये देखो लॉन पेयर है, सभी जान रहे हो,
ये क्या है भैया, लॉन पेयर है, और लॉन पेयर है तो सर डोनेशन तो होगा, मतलब प्लस एम इफेक्ट तो है। सर क्या प्लस एम यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, नो डाउट यहाँ भी है, लेकिन OH में और OCH3 में डोनर इफेक्ट किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा भाई। अब फिर चले जाओ रेजोनेंस वाली सीरीज पे, और सर ने जो सिखाए थे ऑर्डर वो दिमाग में आने चाहिए, वहाँ सिखाया था भैया प्रॉपर तरीके से। यहाँ आ जाओ, इसके पास भैया लॉन पेयर तो है, लेकिन एक बात सुन रहे हो तुम, ये क्या हो रहा है सर, यहाँ ये लॉन पेयर के पास चॉइस है कि ये आगे जाए या इधर जाए। सेम केस यहाँ लॉन पेयर के पास चॉइस है कि ये आगे जाए या इधर जाए। बोलो हाँ या ना, सच्ची सच्ची बात कह रहा हूँ या नहीं कह रहा, बोलो भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, आने वाला कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, आने वाला कौन है भाई, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इन इलेक्ट्रोफाइलों पर तो अटैक नहीं करेगा भैया, अटैक करेगा तो किस पर अटैक करेगा, इस बेंजीन पर ही अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा, इस बेंजीन पर ही। हाँ भाई, मैं कह रहा था इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहता है, कहाँ अटैक करेगा, बोलो बोलो बोलो। सर ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ तो अटैक करने से रहा, अब ये करेगा बेंजीन, और बेंजीन जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है वहाँ जाकर अटैक कर देगा। मैंने तुमसे बोला पहले और दूसरे में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, सर फर्स्ट, और फिर सेकंड। अच्छा थर्ड फोर्थ में से बता दो कौन ज़्यादा इजीली लॉन पेयर को डोनेट करेगा। एक बात बताओ, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो लॉन पेयर को होल्ड करके रखेगा ना, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन का डोनेशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब फिर यहाँ पर थर्ड और यहाँ पर फोर्थ आएगा। भैया मैं क्या ही बताऊँ, कितना सुंदर सवाल है, मतलब मन से तो मुझे पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें शायद आज ना पता लगे, कुछ समय बाद पता लगे। ये वही है जो पेपर का डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट सवाल जो करंट लेवल है मैं उसको टच कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिए, नेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा सवाल, सोचो। अब इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना, अगले तीनों सवालों के आंसर। मैं शांत बैठूंगा भाई, चलो भाई चलो भाई चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ, बहुत जल्दी से बता दो। इधर आ जाओ। अरे कितना आसान सवाल है, घबरा रहे हो ये करने। बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंस है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन पर बढ़ाएगा। भाई हमें चाहिए बेंजीन को मोर इलेक्ट्रॉन डेंस जो करेगा। इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओगे तो क्या बताओगे, सर ये भी वही काम करेगा। यहाँ आ जाओगे, सर ये भी वही काम करेगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर तो है ही, इलेक्ट्रॉन डोनर तो है ही, और मीजोमर से ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन थोड़ी होता है, तो उसको तो हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। सुनो मुझे बताओ, एक बात बताओ, नो डाउट इसमें कंपेयर करूंगा तो ये वाला ज़्यादा है, लेकिन इसको देखना, क्या नाइट्रोजन पर लगा हुआ लॉन पेयर लेस बाउंड होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर मुझे ऑर्डर लिखना होता तो क्या सबसे पहले आंसर ये होता, उसके बाद ये होता, उसके बाद ये होता, उसके बाद क्या क्या होता। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया। ESR का ऑर्डर समझा दिया है भाई, लॉजिक है। बेंजीन के ऊपर OH है, बेंजीन के ऊपर NH2 है, नाइट्रोजन का वीकली बाउंडेड है, बात समझ में आ रही है नहीं है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से, तो इजीली डोनेट हो रहा है। जब इजीली डोनेट हो रहा है तो मतलब कि बेसिक करेक्टर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा। अगले बताओ ESR, जल्दी बताओ, बहुत जल्दी बताओ। सर ये प्लस चार्ज आने का मतलब है भाई ये तो उल्टा खींच लेगा, ये Cl है, माना ये डोनेट करता है, पर आपने सर लिखवाया था हेलोजन का इंडक्टिव डोमिनेट करता है रेजोनेंस पर, और लास्ट अपना कौन है, CH3। सर ये डोनेट करेगा सर, अब तो मतलब पिक्चर क्लियर ही है, पहले थर्ड फिर सेकंड और फिर कहीं जाके कोई फर्स्ट। बोलो गेम समझ में आया, कुछ तो बोल दो, आगे बताओ जरा, मुझे आगे बताओ जल्दी से, लास्ट सवाल का आंसर बता दो, कैसे होगा, फर्स्ट या सेकंड। ESR फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, बोल बेटा, फर्स्ट या सेकंड। मुझे तो दिख रहा है आंसर इसका, बोलो भाई फर्स्ट या सेकंड। एक बात बताओ, ESR कर रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, जो बेंजीन रिंग या जो रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब ये दो रिंग है, एक रिंग ये एक रिंग ये, किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, भाई के पास, अटैक तो वहीं होगा, अटैक तो यहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, जब मैं इसको इधर बना लेता हूँ तो ये वाली बात पॉजिटिव हो जाती है, और इस पॉजिटिव को देखकर ये नेगेटिव मुस्कुरा जाएगा, यानी कि आगे जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस रिंग पर क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ देखो ये लॉन पेयर, भावना को समझ रहे हो ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है ऐसे, ये लॉन पेयर और ये नेगेटिव,
तो यहाँ क्या होगा, ये ऊपर थोड़ी आ जाएगा, यही जाएगा इधर। इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाने पर इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करते हैं। यही रीज़न है कि सेकंड का ESR फर्स्ट से ज़्यादा होता है। गेम समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई, क्या ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? भाई बोलो, क्या ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चे लोगों को क्लियर है? आसानी से क्लियर है, मुश्किल तो नहीं है। आगे देखो। अच्छा, ये कोई पूछे आप लोगों से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? जैसे मैंने कोई भी एक एल्डिहाइड ले लिया, CH3 है, H है, डबल बॉन्ड O है, या कोई कीटोन ले लिया। बच्चा ध्यान से सुनना, इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, जैसे OH माइनस, ऐसे अटैक करा दिया। होता होगा क्या? होता होगा ये सर कि यहाँ से ये इधर जाएगा और ये वाली पिक्चर क्या हो जाएगी, प्लस, और ये वाली पिक्चर क्या हो जाएगी, माइनस। और ये माइनस किस पर अटैक करेगा? माइनस अटैक करेगा प्लस पर। और कंपाउंड कैसा नजर आएगा? कार्बन CH3H न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड O नेगेटिव। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? आप मुझे बताइए कौन इसके रेट को बढ़ा सकता है? सर ये प्लस, जितना ज़्यादा प्लस होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा। इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन द sp2 कार्बन सेंटर। बोलो गेम समझ में आई? एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंडेंस। अगर यहीं पर बड़े बड़े ग्रुप लग जाएं तो भाई ये अटैक कर ही ना पाए, बैक साइड अटैक हो रहा, पॉसिबल ही नहीं है। बोलो हाँ या ना? तो स्टेरिक हिंडेंस के इनवर्सली है, और वैसे क्या डायरेक्टली। और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में कंपेयर करूं, इन दोनों में कंपेयर करूं, तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस है और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये कौन है बेटा जी? एल्काइल ग्रुप है, और ये ज़्यादा प्लस आई शो करता है। तो जब ज़्यादा प्लस आई शो करेगा तो इस प्लस को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। कम कर रहा है कि नहीं कर रहा? इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है? कम करना। तो इसका मतलब यहाँ अटैक कम पॉसिबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो मैं यहाँ एक बात और लिख देता हूँ, चाहे एलिफेटिक हो विदाउट रिंग, चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही केसेस में एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टू एंड एज कम्पेयर टू कीटोन। यहाँ आ जाओ बेटा, कौन सा ग्रुप लगा रखा है सर ने? NO2। NO2 क्या काम करेगा? ये पॉजिटिव है, इसको उल्टा खींचेगा 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 खींचेगा, तो इस प्लस को और प्लस में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब बहुत बढ़िया तरीके से न्यूक्लियोफाइल इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? यहाँ आ जाओ, ये मेरे पास कौन है? कीटोन। ये कौन है मेरे पास? एल्डिहाइड, अभी अभी बताया है सर ने। यहाँ आ जाओ, ये कैसा है बेटा जी मेरे पास? ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, एलिफेटिक। एलिफेटिक वाले को बाद में देखेंगे, पहले यहाँ आ जाओ। अच्छा ये भी एरोमेटिक है, देखो ध्यान से, पहले एल्डिहाइड में देख लेते हैं। ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला। तो भैया इन दोनों में अगर कोई कंपेयर करेगा, इन दोनों में अगर कोई कंपेयर करेगा तो A का क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा किससे? B से। अच्छा एल्डिहाइड एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अच्छा ये भी एल्डिहाइड फॉर्मेशन है, लेकिन तुम लोग जानते हो ये कैसा एल्डिहाइड है? अरे कैसा है ये? एरोमेटिक सिस्टम है ना। और ये कैसा है? एलिफेटिक। कैसा है? एलिफेटिक। तो एलिफेटिक का सबसे ज़्यादा होगा, ये बात मैं वहाँ लिख चुका हूँ। देखो एलिफेटिक इज मोर देन एरोमेटिक। इसका मतलब सबसे पहले आंसर क्या आना चाहिए सर? C आना चाहिए, उसके बाद A आना चाहिए, उसके बाद B आना चाहिए, और लास्ट में कौन रहेगा बेटा? ये कीटोन है। समझ में आ रहा होगा? D आंसर होगा। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? अरे बता दो, आसानी से समझ में आ रहा है। ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को इफेक्टिवली क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक ऐसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई हमारे स्टूडेंट्स को। बताइए क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, बच गए, चलो बहुत पढ़ा दिया आज, ठीक है। कुछ नहीं करना, घर जाना, कोई भी किताब लेना हिमांशु पांडे जैसी, या सर का जो मॉड्यूल भेजा है ना वो देख लेना, बढ़िया बढ़िया लेवल का सवाल है। बस जाओ सीधा प्रीवियस ईयर एडवांस, प्रीवियस ईयर मेन, प्रीवियस ईयर नेट एक बार निपटाने की कोशिश तो करो, फिर देखो मज़ा नहीं आने लगे तो बोलना। समझ में आ गया? कक्षा में आज इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।